अक्सर आपने सुना होगा कि जब कोई इंसान मरता है तो उसके जो रिलेटिव रहते हैं वो बोलते हैं कि मेरे को उनकी मौजूदगी का एहसास हो रहा है, या मेरे को मेरे दादाजी दिख रहे हैं, या भाई दिख रहा है, या कोई भी जिसकी रिसेंटली में मौत होती है वो रिश्तेदार उनको दिखता है और कान में आके कुछ कुछ बात करता है जो आगे जाके पूरी तरीके से सच निकलती है। तो आप इसे भ्रम मानोगे या सबसे बड़ी हकीकत? आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसको बचपन से ही ऐसी शक्तियां दिखाई देती थी और उसका विश्वास न विज्ञान ने किया न उसके परिवार ने। एक गुमशुदा बच्चा, तांत्रिक अनुष्ठान और परिवार में छिपा हुआ एक ऐसा राज जो बहुत देर से उजागर हुआ और उसने उस इंसान की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ये कहानी बेहद खौफनाक और रोमांचक होने वाली और शायद आज तक आपने ऐसी कहानी सुनी नहीं होगी। तो लाइट बंद कर लीजिए क्योंकि आज की कहानी खत्म होने के बाद शायद आपको भी अंधेरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगेगा। तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। मेरा नाम है प्रियमवदा और आप देख रहे हैं अमेजिंग प्रियमवदा। आज की कहानी नागपुर में रहने वाली आरती की है। आरती के पापा पुलिस में थे और उनका ट्रांसफर हमेशा होता रहता था। तो इस बार उनका ट्रांसफर नागपुर के एक छोटे से गांव में हुआ था और इस समय आरती की उम्र लगभग 4 से 5 साल की थी और आरती का एक छोटा भाई था। जैसा कि आप जानते हैं कि गांव में बच्चों को खेलने के लिए बहुत ज्यादा फ्रीडम होता है, कोई रोक टोक नहीं होती है, पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि जैसे पेड़ के पास नहीं जाना है, नदी के पास नहीं जाना है, बस ये रिस्ट्रिक्शन होते हैं। बाकी उन लोगों को खेलने के लिए भरपूर आजादी होती है। तो एक दिन की बात है, शाम का समय हो रहा था तो 8-10 बच्चे खेल रहे थे। इसमें आरती थी और एक गोली था और ये लोग खेल रहे थे। खेलते खेलते लगभग अंधेरा होने लगा था, शाम होने लगा था। तो सारे बच्चे बोलते हैं कि अब घर चलना चाहिए और ये लोग जहां पर खेल रहे थे उसके बाजू से एक नदी थी। तो ये लोग नदी के किनारे खेल रहे थे और इनके माता पिता बोल के रखे थे और गांव वाले बोल के रखे थे कि शाम के समय नदी की तरफ मत जाना, जैसे ही शाम ढलने लगे तो वापस घर आ जाना। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो अब शाम ढलने लगी है, अब हम लोग घर चलते हैं। तभी वहां पर एक हस्बैंड वाइफ पूजा कर रहे थे और उनने देखा कि बच्चे लोग जा रहे हैं तो वो लोग तुरंत इन बच्चों के पास आए और आते ही साथ बोलते हैं कि हमने ये पूजा करी है और आप इसको प्रसाद को खा लेना। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे प्रसाद मिला या कुछ भी खाने पीने की चीज मिली और उन्हें तुरंत खा लिया। तो इसमें था गोली। गोली को जैसे ही प्रसाद मिला उसने तुरंत खा लिया और जैसे ही उसने प्रसाद खाया तो वो जो हस्बैंड वाइफ दूसरी तरफ जा रहे थे वो उनके पीछे जाने लगा। अब सारे बच्चे गोली को आवाज दे रहे थे कि गोली रुक रुक, वहां कहाँ जा रहा है, रुक ना गोली, चल वापस घर चलते हैं। पर शायद गोली को सुनाई ही नहीं दे रहा था, वो उन हस्बैंड वाइफ के प्रति मोहित हो गया था और वो जाते जाते जंगल में पहुंच गया। अब यहाँ पर बच्चे लोग डर गए थे तो बच्चे लोग जैसे ही वापस घर आए, घर में जो भी था मम्मी पापा भाई उनको सारी बात बताने लगे कि नदी किनारे 2 हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने मेरे को प्रसाद दिया और गोली ने जैसे ही प्रसाद खाया और वो जंगल की तरफ चला गया। हम लोग इतनी आवाज लगाए फिर भी वो नहीं सुन रहा था, इसीलिए हम लोग तुरंत आपके पास आके बताए। अब ये बात पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई कि गोली जंगल की तरफ चला गया, क्योंकि इन बच्चों के जो फादर थे वो पुलिस में थे और तुरंत ही रिपोर्ट लिख गई और तुरंत ही गोली को ढूंढने लगे। पर ढूंढते ढूंढते 2 दिन हो गए थे, गोली का कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि वो कहाँ गया। 2 दिन बाद गोली की लाश अचानक से नदी में तैरते हुए दिखाई दी। तुरंत उसकी लाश को निकाला गया और उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में ये साबित हुआ कि इसकी डेथ नेचुरल हुई है, उसमें कोई भी किसी प्रकार के मारने के निशान नहीं थे। तो फिर उसके बाद अंतिम संस्कार वगैरह किया गया। फिर कुछ दिन के बाद सारे बच्चे साइकिलिंग कर रहे थे और आरती भी साइकिलिंग कर रही थी। तो ये लोग गांव की तरफ साइकिलिंग करते हुए जा रहे थे, तभी आरती की नजर एक पेड़ पर पड़ी और उसने देखा कि वहां पर गोली खड़ा हुआ है और वो उसको इशारे से बुला रहा है। तो आरती थोड़ा डरी और वो डर के कारण वापस घर चली गई और उस दिन उसको बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था कि ये गोली मेरे को कैसे दिखाई दे रहा है। और आरती ये सोच रही थी कि वो गोली था या मेरा कोई भ्रम था, क्योंकि वो बच्ची थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो वो सो गई। अब अगला दिन हुआ तो आरती फिर साइकिलिंग कर रही थी और उसको गोली उसी पेड़ के नीचे दिखाई दे रहा था और इस बार वो आरती को बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, आरती यहाँ आ, आरती यहाँ आ, या आरती यहाँ आ। और ये आवाज सिर्फ और सिर्फ आरती को सुनाई दे रही थी, उसके किसी भी फ्रेंड को नहीं सुनाई दे रही थी। तो आरती डरते डरते पेड़ के पास गई और पेड़ के पास पहुंचते ही गोली तुम यहाँ कैसे, तुम तो मर चुके थे।
और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था कि तुम उन अंकल आंटी के पीछे गए थे और 2 दिन बाद तुम्हारी लाश पानी में मिली थी। तो गोली आरती से बोलता है कि हाँ आरती, मैं मर चुका हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ। बाकी मैं किसी को भी ना दिखाई दे रहा हूँ ना सुनाई दे रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने माँ बाप के पास भी गया था, ना वो मुझे देख पाए, ना मुझे सुन पाए और ना ही वो मुझे फील कर पाए। ये सिर्फ तुम ही हो जिसको मैं दिखाई दे रहा हूँ। तो आरती गोली से पूछती है कि गोली ऐसा क्या हुआ था उस दिन कि तुम्हारी मौत हो गई। तो फिर गोली ने बताया कि मैंने वो प्रसाद खाया और मैं उन अंकल आंटी के प्रति मोहित हो गया था और मैं उनके पीछे पीछे जाने लगा था और उनके पीछे पीछे मैं जंगल में पहुंच गया था। जैसे ही मैं जंगल में पहुंचा तो वो अंकल आंटी बोलते हैं कि हम लोग लुका छिपी का गेम खेल रहे हैं और यदि तुम इस गेम में जीत जाते हो तो मैं तुमको बहुत बड़ा वीडियो गेम दूंगी। मैं इस लालच में लुका छुपी का खेल खेलने लगा। पहले मैं एक पेड़ के पीछे छुपा, फिर मेरे को लगा कि शायद तक वो अंकल आंटी मुझे ढूंढ लेंगे। फिर वहीं पर एक छोटी सी गुफा थी, मैं उसमें जाके छुप गया और मैंने सोचा कि शायद अंकल आंटी मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। और मैं जैसे ही उसके अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर 8-10 बच्चे और हैं और वो जाते ही साथ मेरे से बोलते हैं कि अगला शिकार तुम बन गए हो। और मैं बाहर निकल पाता उससे पहले उन अंकल आंटी ने मेरी बलि दे दी थी और मेरी लाश को पानी में फेंक दिया था। और ये सच्चाई मैं अपने माँ बाप को बताने के लिए बार बार जा रहा हूँ और मेरे माँ बाप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। फिर आरती घर आई और घर आने के बाद वो अपने मम्मी पापा को बताए कि मुझे गोली दिखाई दे रहा है। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि गोली तो मर चुका है, वो तुमको नहीं दिखाई देगा। फिर उसके माँ बाप उसको एक डॉक्टर के पास ले गए और जाके सारी बात बताई कि ये बोल रही है कि इसको एक मरा हुआ बच्चा दिखाई दे रहा है जिसकी मौत अभी कुछ ही दिन पहले हमारे गांव में ही हुई थी। फिर वो डॉक्टर बोलता है कि मैगजीन वगैरह पढ़ती है, मूवी वगैरह देखती है, तो शायद इसको भ्रम हो रहा होगा, पर ऐसी कोई भी बात नहीं है। ना डॉक्टर ने आरती की बात को समझा और ना उसके माँ बाप ने आरती की बात को समझा और वो लोग वापस घर आ गए। अब ये लोग वापस घर आ गए थे और घर आने के बाद लगभग गोली आरती के साथ हमेशा ही रहता, उससे बात करता और कभी कभी तो वो फ्यूचर की चीजों को भी बताता कि फ्यूचर में ये होने वाला है। और सच में कुछ दिन बाद वैसा ही होता था और ये सिलसिला लगातार चल रहा था। एक दिन की बात है, रात के करीब 1 बजे बहुत तेज बारिश हो रही थी और गोली आके आरती को उठाता है और बोलता है यहाँ से हट जा, ये दीवार गिरने वाली है। तो आरती जैसे ही उठी और 1 मिनट के बाद वो दीवार गिर गई। और आप जानते हैं कि पुलिस क्वार्टर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो लगभग 3 से 4 पुलिस क्वार्टर पूरी तरीके से गिर गए और उनमें लगभग 12 से 13 लोगों की मौत हो गई और इसमें गोली के माँ बाप भी थे। तो आरती गोली से बोलती है कि यार जैसे तूने मेरे को बचा लिया वैसे ही तू अपने माँ बाप को भी बचा सकता था। तो गोली बोलता है कि मैं सारे क्वार्टर में गया था और सबको चिल्ला चिल्ला के सुनाया कि ये दीवार गिरने वाली है, उठ जाओ, पर किसी ने नहीं सुना। वो लोग सुनते भी कैसे, क्योंकि मैं सिर्फ तुमको ही सुनाई और दिखाई देता हूँ, बाकी किसी को भी नहीं, इसीलिए तुम बच गई, बाकी सारे लोगों की मौत हो गई। अब आरती को गोली के साथ साथ गोली के माँ बाप भी दिखाई दे रहे थे और जो 12 लोगों की मौत हुई थी वो भी दिखाई दे रहे थे। तभी गोली के पापा आरती से बोलते हैं कि आरती बेटा मेरा एक काम कर देना, तुम अपने पापा को, हम लोगों ने जो गोली का केस हुआ था उस पे हम लोग स्टडी कर रहे थे और मुझे कुछ एविडेंस मिले हैं जिसको मैंने लॉकर में रखा है और ये पासवर्ड है, तुम अपने पापा को बता देना क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ मेरे को पता है। तो उसके बाद जैसे ही सुबह हुई तो आरती अपने माँ बाप के पास गई और आरती ने सारा सब कुछ बताया कि पापा जो आप लोग स्टडी कर रहे थे, अंकल ने एक पासवर्ड बताया है, उसमें पूरे एविडेंस को रखा हुआ है। फिर आरती ने जैसे ही अपने पापा को ये सब बातें बताई तो पहले तो उसके पापा को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। तो आरती जोर जोर से बोल रही थी कि पापा एक बार चेक तो करो कि सारे एविडेंस वहाँ पर रखे हुए हैं, एक बार जाके चेक कर लो। फिर उसके पापा ये सोचते हैं चलो बच्चे की बात पे यकीन कर लेते हैं और वो पुलिस स्टेशन गए। उन्हें जैसे ही लॉकर खोला वो पासवर्ड मांग रहा था
और उनने जैसे ही पासवर्ड को एंटर किया तो वहां पर सारे एविडेंस रखे हुए थे। इस बात से आरती के पापा को आरती की बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था। इसके बाद आरती के पापा ने केस पे इन्वेस्टिगेशन किया और 2 दिन के बाद गोली के कातिलों को पकड़ लिया और उन कातिलों ने ये कबूल भी कर लिया कि हाँ, हम काला जादू करते थे और बच्चों की बलि देते थे। इसके कुछ दिन बाद आरती के पापा का ट्रांसफर हो गया और इस बार जो ट्रांसफर हुआ वो बहुत ही छोटे से गांव में हुआ था जहां पर एजुकेशन वगैरह अच्छी नहीं थी और आरती अब इस समय तक 10th क्लास में पहुंच गई थी। तो आरती की माँ ने सोचा कि मैं इसको अपनी माँ मतलब आरती की नानी के घर भेज देती हूँ जो नागपुर में रहती है और इसकी वहां पर एजुकेशन हो जाएगी। आरती जाने लगती है तो आरती गोली से बोलती है कि गोली तुम भी मेरे साथ चलो। तो गोली बोलता है नहीं, मैं अपने माँ बाप के साथ रहूंगा, पर जब भी तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और इसके बाद गोली वहाँ से चला जाता है। अब आरती नागपुर आ गई और नागपुर में अपने नाना नानी के पास रहने लगी। इसके नाना नानी मामा मामी बहुत प्यार करते थे और इनकी एक मौसी थी जो बहुत ही ज्यादा चुलबुली नेचर की थी और उनकी कोई भी बच्चे नहीं थे, तो वो आरती को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। और जो उसकी मौसी थी वो अपनी सुंदरता को लेके बहुत ही ज्यादा सजग रहती थी। वो हमेशा बोलती थी कि मैं पार्लर जाती हूँ और अपनी स्किन का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती हूँ। अब इसी तरह आरती बहुत खुशी खुशी रह रही थी और उसका एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाता है और वो बहुत खुशी खुशी रहने लगती है। अब एक दिन की बात है, आरती अपने रूम में सो रही थी और उसका रूम 1st फ्लोर पे था। तभी उसको दरवाजा खुलने की आवाज आई और उसने देखा तो सामने उसकी नानी खड़ी हुई थी। तो वो बोलती है, अरे नानी, आप यहाँ कैसे आई? आप पे तो चलते नहीं बनता है। तो नानी बोलती है कि बेटा मेरे को तेरी फिक्र हो रही थी इसीलिए मैं तेरे को देखने के लिए आई हूँ। तो आरती भी बेहद खुश हो गई कि चल नानी मेरे पास बैठेगी, आज नानी मेरे साथ सोएगी। आरती जिद भी करने लगी कि यार नानी आप यहीं पर सोना। तो वो बोलती है कि मैं एक काम करती हूँ, मैं कुर्सी पर बैठी हूँ और मैं तुमको देखती रहूंगी क्योंकि मुझे तेरे को देखने की इच्छा हो रही है। फिर आरती निश्चिंत होके सो जाती है। अगले दिन सुबह होती है तो आरती आसपास देखती है, उस समय उसकी नानी वहाँ पर नहीं थी। तो आरती नीचे उतरती है और नीचे उतरते ही साथ नानी से बोलती है कि नानी आप ये बताओ कल मेरे रूम में कैसे आई थी रात को? तो नानी बोलती है, अरे तू पागल वागल है, मेरे पे चलते नहीं बनता है, मैं अच्छे से रूम में तो बैठ नहीं पाती हूँ, मैं कैसे ऊपर 1st फ्लोर पे आऊंगी? तो आरती बोलती है, नहीं नानी, आप रात को आए थे और मेरे साथ बैठे हो, मेरे से कुछ बातें भी करे और आप बोल रहे थे कि मेरे को तेरे को देखने की इच्छा हो रही है तो इसीलिए आप आके बैठ गई हो। तो आरती की ये बात सुन के उसके वहीं पर मामा और नाना जी बैठे हुए थे और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगे कि अरे आरती तू क्या सपना वपना देखी है? माँ कैसे ऊपर चढ़ पाएगी? वो नहीं आएगी, पक्का तू सपने में देखी है। पर आरती जिद पर अड़ी हुई थी क्योंकि आरती जग रही थी। बोलती है, मामा मैं जग रही थी और मैंने देखा कि नानी आई हुई है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कहाँ पर बैठी थी। तो फिर उसके मामा उस रूम में जाते हैं और जाके देखते हैं कि उसकी मम्मी कहाँ पर जाके बैठी थी। तो बताती है कि मामा देखो इस चेयर पे आके नानी बैठी हुई थी। तो जब उसके मामा उस कुर्सी को देखते हैं तो वो देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे ये कुर्सी तो पूरी जली हुई है। और आरती भी कुर्सी को देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है कि ये रात तक तो ठीक थी, अब क्या हुआ इस कुर्सी को? फिर उसके मामा नीचे आके सारा बात बताते हैं कि वहाँ पर कुर्सी जली हुई थी। तो उसके नाना नानी थोड़े से सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या हुआ था रात को। फिर इसके बाद अगली रात आई, आरती अपने बिस्तर में सो रही थी, तभी उसको बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, बहुत जोर से चिल्लाने की, रोने की, और देखते देखते उसको अपने आसपास परछाई दिखने लगी थी। और फिर दूसरे दिन सुबह हुई तो फिर नानी को जाके सारी बात बताई। तो नानी बोलती है कि नहीं मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही। और ये सिलसिला लगातार चल रहा था और अब ये आवाजें उसकी मामी को भी सुनाई देने लगी थी। उसकी मामी बोलती है कि हाँ आरती मुझे भी कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। और एक दिन की बात है, उसकी मामी रात को सोई हुई थी, तभी उसकी मामी को ऐसा लगा कि कोई उसके ऊपर आके बैठ गया है और उसका गला दबाने
लगा है। आरती की मामी बहुत ज्यादा बेचैन हुई और उठी और अपने हस्बैंड को बताया कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा गला दबा रहा है, मेरे को आवाज भी नहीं निकल पा रही है, मैंने तुमको कैसे करके उठाया है। फिर दूसरे दिन उसकी मामी ने भी बताया कि मेरे साथ ये हुआ। अब अगली जब रातें आई तो उसकी नानी को भी कुछ कुछ सुनाई देने लगा था। तो इस बात पे उसकी नानी बहुत ज्यादा डर गई थी। ये आवाजें सारे घर में सबको सुनाई दे रही थी, पर उसकी मौसी को बिल्कुल भी नहीं सुनाई देती थी। उसकी मौसी बोलती थी कि मेरे को कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। तो उसकी नानी बोलती है कि यहाँ मुझे ना अब अच्छा नहीं लग रहा है, काम करते हैं हम लोग कोई दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। और ये लोगों ने आसपास घर खोजा तो इनको एक घर मिल भी गया, वहां पर पूजा पाठ वगैरह कराई और ये लोग पूरे परिवार के साथ उस घर में शिफ्ट हो गए। कुछ दिन तक तो सब ठीक चला, पर एक दिन की बात है कि उनकी जो मामी की बेटी थी वो अचानक से बेहोश हो गई और उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। और जो आरती के नाना जी थे और उसके नाना जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी और उनके मुंह से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकल पा रही थी और वो सिर्फ एक तरफ देखते रहते थे। एक दिन उनने आरती को अपने पास इशारे से बुलाया और कान में सिर्फ इतना ही बोला है कि उससे बच के रहना, और उनकी तुरंत मौत हो गई। इस बात से आरती बहुत ही ज्यादा टूट गई थी क्योंकि वो अपने नाना जी को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। नाना जी की अंत्येष्टि वगैरह हुई, क्रियाक्रम हुआ और इसके बाद उसके मामा मामी में बहुत ही ज्यादा झगड़ा होने लगा और बात इस हद तक पहुंच गई कि उसकी मामी ने डिवोर्स ले लिया और अपनी बच्ची को लेके चली गई। अब घर में सिर्फ नानी, मामा और मौसी बचे हुए थे। इसके बाद आरती को घर में हमेशा भारीपन लगता था और उसको परछाइयां दिखने लगी थी और ये परछाइयां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तो वो अपनी नानी और मौसी से आके बोलती है कि मौसी और नानी, मेरे को ना हमेशा भारीपन लगता है और मुझे ना अजीब अजीब परछाइयां दिखाई देती है। तो उसकी नानी और मौसी चिंता में पड़ गई और इसी बीच उसकी जो मौसी थी उसने एक फ्लैट भी खरीद लिया था। तो उसकी मौसी बोलती है कि चल एक काम करते हैं, कुछ दिन तुम मेरे फ्लैट में रहना तो तुमको वहाँ अच्छा लगेगा। अब आरती जो थी वो अपनी नानी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तो वो बोलती है कि नहीं, मैं नानी के पास ही रहूंगी, मौसी आप चले जाइए। तो मौसी बोलती है कि काम करती हूँ बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर लेती हूँ और हम लोग वहाँ पर रहेंगे और वहाँ से तुम्हारा स्कूल भी पास पड़ेगा। तो आरती की मौसी आरती की मम्मी से फोन पे बात करती है कि मैं ना इसको वहाँ पर अपने साथ ले जा रही हूँ, वहाँ पर उसको अच्छा लगेगा, स्कूल भी पास में पड़ेगा और मेरे लिए भी सपोर्ट हो जाएगा। अब आरती की जो मौसी थी बहुत ज्यादा चुलबुली नेचर की थी और आरती से बहुत ज्यादा प्यार भी करती थी, तो उसकी मम्मी ने मना नहीं किया। अब आरती और आरती की मौसी वहाँ नागपुर के फ्लैट में रहने लगे। अब फ्लैट में रहते रहते आरती को ये पता चला कि जो उसकी मौसी है वो पूजा पाठ तो बहुत ज्यादा करती है, पर वो किसी के सामने पूजा पाठ नहीं करती है, वो अकेले में पूजा पाठ करती है। और आरती भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो वो रात रात भर स्टडी करती थी। एक दिन की बात है, आरती स्टडी कर रही थी और लगभग रात के 12 से 12:30 बजे होंगे, तभी उसको ऐसा लगा कि किचन में बहुत तेज बर्तन की आवाज आई है और बहुत सारे बर्तन एक साथ गिरे हुए हैं। तो आरती उठी और किचन में जाके देखती है कि कैसे बर्तन गिरे हैं। तो वो जैसे ही किचन में पहुंची तो उसने देखा कि जो किचन में वो वेल ऑर्गेनाइज है। फिर वो पानी पी के वापस जाने लगी, तभी उसने देखा कि जो उसकी मौसी है उसके रूम में से एक लाल कलर का बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है और नीचे से थोड़ा सा धुआं टाइप का निकलते हुए दिखाई दे रहा है। तो आरती को लगा कि मौसी पूजा कर रही होगी, वो वैसे भी पूजा करती है तो शायद आज कुछ होगा इसीलिए रात को पूजा कर रही है। फिर आरती अपने रूम में वापस चली जाती है और सो जाती है। अब जब भी आरती रात को उठती थी तो वो जब भी बाहर निकलती थी तो उसकी मौसी के रूम में से हमेशा लाल कलर की रोशनी दिखाई देती है और धुआं दिखाई देता है। अब एक दिन की बात है, आरती ने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया और वो बेड पर सोने जा रही थी और वो जैसे ही बेड पर सोई होगी तो उसके रूम का दरवाजा अचानक से खुला और आरती ने थोड़ा सा उठ के देखा तो उसको दिखाई दिया कि उसकी माँ आई हुई है। तो आरती सो गई और उसने सोचा कि शायद माँ मेरे को सरप्राइज देने के लिए आई है, तो वो जानबूझ के आंख बंद करके लेट गई। अब जो वो औरत थी वो आरती के बेड के पास आके खड़ी हो गई और वो आरती को घूरे जा रही थी। अब आरती भी बहुत ज्यादा टाइम हो गया था तो वो सोचती कि माँ ने अभी तक मेरे को उठाया क्यों नहीं, जगाया क्यों नहीं। तो आरती एकदम से उठी और बोलती है माँ,
तो वो जो औरत थी वो भागने लगी। तो आरती बोलती है कि माँ कहाँ जा रही हो? तो वो तुरंत इतनी तेज स्पीड से आरती के पास आई और आरती के पांव खींचे और इतनी जोर से पैर खींचे कि आरती बेड से नीचे गिर गई। और जैसे ही वो बेड से नीचे गिरी तो फिर उसको ऐसा फील हुआ कि उसको स्लीपिंग पैरालाइज हुआ है, कि मतलब वो बहुत ज्यादा चिल्लाने की कोशिश कर रही है पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, हाथ पांव मारने की भी कोशिश कर रही है तो भी उसके हाथ पांव नहीं चल रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद आरती की नींद कब लग जाती है आरती को भी पता नहीं चलता है। फिर सुबह जब होती है तो आरती अपनी मम्मी को कॉल करती है कि मम्मी कल आप आए थे और आप मेरे से मिले ही नहीं। तो आरती की मम्मी बोलती है कि नहीं मैं नहीं आई। फिर आरती की मम्मी आरती की मौसी को कॉल करती है कि इसको आपके घर में मैं दिखाई दी। तो उसकी मौसी बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कि शायद वो ज्यादा स्टडी कर रही है तो उसको ऐसा फील हो रहा होगा कि या उसका कोई भ्रम होगा, क्योंकि ऐसे घर में कुछ भी नहीं है। और फिर उसकी मौसी बोलती है कि शायद तुम्हारी याद आ रही होगी इसीलिए उसको ऐसा फील हो रहा है। फिर आरती जैसे ही रूम से बाहर आई तो उसने अपनी मौसी को सारी बात बताई कि मौसी मेरे को ऐसा लगा कि कल मम्मी आई हुई थी। तो उसकी मौसी बोलती है कि नहीं बेटा यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, और अगर आई होती तो तुमसे बिना मिले कैसे जाती, तो तुम यहाँ निश्चिंत होके रहो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर तेरे को मम्मी पापा की याद आ रही है तो उनसे जाके मिला, 1-2 दिन मिल के वापस आ जाना। तो आरती बोलती है कि नहीं ठीक है मैं स्कूल जा रही हूँ, वैसे भी स्कूल का लॉस हो रहा है। तो वो स्कूल के लिए निकल गई। अब वो जैसे ही स्कूल के लिए निकली तो उसको सामने गोली देखा और वो गोली को देख के बोलती है कि अरे गोली तू यहाँ कैसे? तो फिर वो गोली बोलता है कि मुझे तेरी फिक्र हो रही है, और जो तेरी ये मौसी है वो कोई नॉर्मल लेडी नहीं है, ये काला जादू करती है अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, और ये बहुत सारी लड़कियों की बलि भी देती है। तो आरती बोलती है नहीं रे ऐसी नहीं है, मेरी मौसी बहुत अच्छे नेचर की है, मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। तो गोली बोलता है कि नहीं तू मेरी बात को समझ और तू जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरी भी मौत हो जाएगी। और गोली बोलता है कि ये सिर्फ तेरे को मारने के लिए यहाँ लाई है, तू मेरी बात सुन, तू जितना जल्दी हो सके इस घर से चली जा। और गोली बोलता है कि ये बात तेरी मौसी को बिल्कुल भी नहीं पता चलनी चाहिए, और अगर ये बात उनको पता चली तो तेरी आज ही मौत हो जाएगी। अब आरती के मन में पूरे समय गोली की ही बात चल रही थी कि तेरी मौसी कोई नॉर्मल लेडी नहीं है, ये ब्लैक मैजिक करती है और इसने बहुत सारी लड़कियों को मारा है अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। तो आरती घर आई और अपनी स्टडी कर रही थी, और स्टडी करने के बाद उसने अपने रूम की लाइट को बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वो चुपचाप उठी और उसने देखा कि मौसी का रूम खुला हुआ है। वो धीरे से दबे पैर उनके रूम में गई, और जैसे ही वो उनके रूम में गई तो उसने देखा कि मौसी एक घेरा बना के बैठी हुई है और आसपास मोमबत्ती जल रही है, और घेरे के बीचों बीच आरती की एक तस्वीर रखी हुई है। आरती ये देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है और उसे गोली की बात तुरंत ही क्लिक कर जाती है कि हाँ मेरी मौसी कोई नॉर्मल लेडी नहीं है, ये ब्लैक मैजिक ही करती है। अब आरती वापस जाके सो जाती है, और वो जैसे ही सोती है और सुबह होती है तो उसको एकदम से खून की उल्टी होती है। तो अपनी मम्मी को डर से फोन लगाती है कि मम्मी मेरे को खून की उल्टी हुई है, और उसके मम्मी पापा ये सुन के तुरंत उसके पास आ जाते हैं, और जैसे ही उसके पास आते हैं उसको दोबारा खून की उल्टी होती है, और वो देख के उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद बहुत सारी जांचें आती हैं और सब कुछ जांचों में नॉर्मल था। तो आरती बोलती है कि मम्मी मैं मौसी के घर वापस नहीं जाऊंगी, प्लीज मेरे को घर ले चलो। तो उसकी मम्मी घर पे लेके आती है। फिर इसके बाद आरती अपने घर आ जाती है, और घर आने के बाद अपनी मम्मी को सारी बात बताती है कि मम्मी मौसी कोई नॉर्मल पूजा नहीं करती हैं, बल्कि वो ब्लैक मैजिक करती है। मैंने खुद अपनी आंखों से सामने देखा है कि वो पूजा कर रही थी, और मेरी फोटो वहां पर रखी हुई है। और मेरे को गोली ने बताया था कि अगर तेरे को तीसरी बार खून की उल्टी होती तो तेरी मौत हो जाती। तो उसकी मम्मी को भी थोड़ा थोड़ा सा विश्वास हुआ, और उसने ये बात नानी और मामा को भी बताई। फिर उसकी मौसी ने
नानी से, मामा से और इसकी मम्मी से बहुत ज्यादा माफी मांगी कि प्लीज मेरे को माफ कर दो, अब से मैं ऐसा काम नहीं करूंगी करके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी। तो आरती की मम्मी है वो बोलती है कि ठीक है चल, तू मेरी बहन है, मैं तुमको माफ कर देती हूँ, पर आरती अब तेरे यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आएगी, वो अपनी पढ़ाई यहीं से कंप्लीट करेगी। ऐसा बोल के उन लोगों में बातचीत थोड़े दिन के लिए बंद हो जाती है। फिर एक दिन अचानक से आरती के मामा का कॉल आता है कि मौसी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, बहन तू एक बार आके देख ले और फिर उसके बाद चले जाना, क्योंकि वो तेरे को बहुत ज्यादा याद कर रही है, बोल रही है कि मैं तेरे से मिलना चाहती हूँ। तो आरती की मम्मी आरती की मौसी से मिलने के लिए चली जाती है और लगभग 3-4 दिन रुक के वहां से आती है। और जैसे ही वो घर आती है तो आरती पूछती है कि मम्मी अब मौसी की तबीयत कैसी है? तो आरती की मम्मी बोलती है अब मौसी बिल्कुल ठीक है। पर आरती ने देखा कि आरती की जो मम्मी है वो बदली बदली लग रही है, उनका फेस एकदम व्हाइट हो गया है और उनके चेहरे पर एकदम से थकान दिख रही है। तो आरती अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी बहुत ज्यादा थक गई हो? तो आरती की मम्मी बोलती है हाँ बेटा बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं थोड़ा सा आराम करूंगी। और उसकी मम्मी रूम में चली जाती है। और अब उसकी मम्मी के फेस पर थकावट हमेशा दिखाई दे रही थी और वो बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी। और अब वो रात को बहुत ज्यादा अजीब अजीब चिल्लाती थी, तो उसके पापा भी के डर गए थे कि इसको क्या हो गया है। एक दिन की बात है, इसके पापा ड्यूटी चले गए थे और इसकी बुआ आई हुई थी और आरती का भाई स्टडी कर रहे थे। तभी उसकी मम्मी आई और आरती की बुक को फेंक दी और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। इस पर उसकी बुआ बोलती है कि भाभी ये क्या कर रही हो, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, उनकी बुक को क्यों फेंक दिया और क्यों चिल्ला रही हो? तो आरती की मम्मी अचानक से किचन में गई और एक खंजर लेके आरती के पास आई और आरती को मारने वाली ही थी। इतने में उसकी बुआ ने उसका हाथ पकड़ लिया और मोहल्ले वालों को चिल्ला के आवाज लगाई। जैसे ही मोहल्ले वाले आए, आरती की मम्मी के हाथ से चाकू को फेंका और उनको थोड़ा दूर किया। और आरती की बुआ बोलती है कि मैं इन बच्चों को अपने साथ लेके जा रही हूँ, पता नहीं ये भाभी मेरे बच्चों के साथ क्या कर दे। और उसने अपने भाई को कॉल किया कि तुम्हारी बीबी अजीब टाइप के नेचर की लग रही है, मैं बच्चों को अपने साथ लेके जा रही हूँ और जब तुम आओगे तो फिर तुम ले लेना इन लोगों को। तो आरती की बुआ आरती और उसके भाई को लेके जाने लगी। लगभग वो आधे रास्ते ही पहुंचे होंगे, तभी पड़ोसियों का कॉल आया कि तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इनको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ये सुनते ही साथ उसकी बुआ आरती और उसका भाई तुरंत अपनी माँ के पास आए और उनको हॉस्पिटल ले जाने लगे और अपने पापा को भी कॉल कर दिया कि माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, हम इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। जैसे ही हॉस्पिटल ले गए, उनको आईसीयू में एडमिट किया तो डॉक्टर आके बोलते हैं कि इनकी हार्ट रेट बहुत ही ज्यादा कम है और इनकी किडनी भी खराब हो गई है, तुरंत ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। और भाग्य की बात से आरती की किडनी उसकी माँ की किडनी से मैच हो जाती है। डॉक्टर तुरंत ही ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले ही थे, तभी डॉक्टर आके आरती से बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हम जो ट्रांसप्लांट करने वाले थे हम वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी हार्ट रेट बहुत ही ज्यादा कम हो गई है और शायद किसी भी पल इस दुनिया को छोड़ के जा सकती हैं और इनके पास बहुत ही कम टाइम है, लगभग ये समझ लो आधा घंटा या 1 घंटे का टाइम है। इस पे आरती बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और अपनी माँ के पास जाती है तो डॉक्टर उसकी मौसी की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि बेटा ये कौन है? तो आरती बोलती है ये मेरी ही मौसी है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये जब से यहाँ पर खड़ी हुई है तब से तुम्हारी माँ की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है और ये तुम्हारी माँ के यहाँ एडमिट होने से पहले 1-1.5 घंटे पहले से यहाँ पर हॉस्पिटल में आ गई थी। शायद इनको पता था कि हॉस्पिटल में इनके कोई रिलेटिव आने वाले हैं। आरती ये सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी। इतने में उसकी नानी और मामा भी आ जाते हैं। जैसे ही मौसी नानी और मामा को देखती है वो तुरंत भाग जाती है। अब आरती की माँ आरती को देख के समझ गई थी और उसको ये फील भी हो गया था कि और अब मैं कुछ ही घंटों की मेहमान हूँ। आरती से बोलती है बेटा मेरे पैर दबा दे, बहुत ज्यादा पैर दुख रहे हैं। आरती भी उदास मन से अपनी माँ के पैर दबाने लगी और पैर दबाते दबाते वो रोने लगी। तभी आरती को एक कोने में गोली दिखाई देता है और जैसे ही वो गोली की तरफ देखती है और इधर आरती की माँ की मौत हो जाती है। तो गोली आरती के पास आके बोलता है कि तुम अपनी माँ के डेड बॉडी के आसपास अपनी मौसी को भटकने बिल्कुल नहीं देना।
और फिर पोस्टमार्टम होता है और आरती की माँ को घर ले जाते हैं। जैसे ही घर ले जाते हैं तो वहां से उसकी मौसी आरती की मम्मी की ही साड़ी और गहने पहन के एकदम सज धज के आरती की मम्मी के पास आने लगती है। और जैसे ही आरती की मौसी को आता हुआ गोली देखता है तो वो आरती से जाके बोलता है कि तू अपनी मौसी को अपनी माँ की डेड बॉडी के पास से दूर रखना, क्योंकि ये आखिरी समय भी कुछ रिचुअल्स करने आ रही है। ये बात आरती अपनी नानी को, मामा को और अपने पिताजी को बताती है और वो लोग सारे लोग उसकी माँ के आसपास प्रोटेक्शन बना लेते हैं और उसकी मौसी को बिल्कुल भी आने नहीं देते हैं। और फिर उसकी माँ को जलाने के लिए, अंत्येष्टि करने के लिए ले जाते हैं। अंत्येष्टि जैसे ही होती है और ये घर वाले वापस मुड़ने लगते हैं जाने के लिए, तभी गोली फिर बोलता है कि आरती तुम लोग यहाँ से मत हटो, क्योंकि यदि तुम लोग हटे तो तेरी मौसी आके कुछ रिचुअल्स करेगी। तो आरती फिर अपने पापा से बोलती है कि पापा जब तक चिता पूरी ठंडी नहीं हो जाती हम लोग यहाँ से हटेंगे भी नहीं। फिर बहुत सारे लोग तो वापस घर आ गए थे और कुछ लोग वहीं पर रुक गए थे, जैसे आरती के पापा, आरती की मामा जी, ये लोग रुक गए थे। और जैसे ही चिता ठंडी हुई उसको पानी डाल के ठंडा किए और अस्थियों का विसर्जन किए। फिर इसके बाद गोली ने बोला कि अब तुम लोग जा सकते हो। तो ये थी आरती की कहानी। अगर आरती की माँ पहले ये चीज समझ जाती कि उसकी बहन किस टाइप की है तो आज आरती की माँ आरती के साथ होती। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपका कोई हॉरर एक्सपीरियंस है तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसको नरेट करूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। तो मिलते हैं अगली ऐसी हॉरर स्टोरी के साथ। थैंक यू।